हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एमसीक्यूज करेंगे सीपीसी के सेक्शन 9 से लेकर 35 बी तक के एमसीक्यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ ए सिविल नेचर। देखो सिविल नेचर सूट क्या है। सिविल नेचर जो सूट्स होते हैं उनकी जो सेक्शन रिलेटेड बात करता है वो सेक्शन 9 बात करता है। सेक्शन 9 जो है वो आपका सिविल सूट के से रिलेटेड बात करता है कि सिविल सूट कौन से होंगे, कौन से सिविल सूट के केसेस चलेंगे, कौन से सिविल सूट के केसेस नहीं चलेंगे, उनसे रिलेटेड बात करता है। तो इसमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट ऑफ ए सिविल नेचर। इनमें से कौन सा केस जो है वो आपका सिविल नेचर का नहीं है। सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका प्रिंसिपल कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो, ठीक है, या सूट इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस मैटर, कोई प्योरली रिलीजियस मैटर हो, या सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ ऑफरिंग, या आपका ऑफरिंग पेमेंट से रिलेटेड हो। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। तो जितने भी होते हैं आपका ये सारे के सारे नॉट ऑफ सिविल नेचर सूट्स होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 में ये सारे के सारे नहीं आते। सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ राइट ऑफ ए सिविल नेचर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ सिविल नेचर। राइट ऑफ सिविल नेचर में से इनमें से कौन सा आता है? तो इनमें से आपका राइट ऑफ शेयर ऑफ ऑफरिंग इन अ टेम्पल, कि आप मतलब यानी कि देखो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि कौन कौन से आपके सिविल नेचर के नहीं होते, और यहाँ हमें बताना है कौन कौन से आपके सिविल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल नेचर के कौन कौन से होते हैं? ऑफरिंग टेम्पल, यानी कि मंदिर में पूजा कौन करेगा, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया। राइट टू टेक आउट पोजेशन, राइट ऑफ टू वर्कशिप, ठीक है। तो ये इनका इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिविल नेचर। इनमें से कौन सा चीज आपका सिविल नेचर में नहीं माना जाता? तो इसका आंसर है आपका राइट टू कास्ट रिलीजन। राइट टू कास्ट रिलीजन आपका सिविल नेचर का सूट नहीं माना जाता। बाकी आपका राइट टू टेक आउट पोजेशन, राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल, और आपका ये सारे ये दो माने जाते हैं, तीसरा नहीं माना जाता। तो इसका आंसर सी है। द टर्म सूट ऑफ सिविल नेचर रेफर्स टू, सूट ऑफ सिविल नेचर जो है आपका सेक्शन 9 में वो क्या मतलब बताता है? तो वो बताता है आपका प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, यानी कि एक प्राइवेट आदमी के प्राइवेट राइट्स के और उसके ऑब्लिगेशन, उसकी जो ड्यूटीज है ऑफ सिटीजन, उसके बारे में बताता है, ठीक है। यानी कि देखिए सेक्शन 9 जो है वो आपका सिंपल से ये बात कहता है कि कोर्ट शैल टेक ऑल सिविल मैटर्स। जितने भी कोर्ट जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉग्निजेंस ले सकती है सिविल कोर्ट सिविल नेचर के केसेस का। अब सिविल नेचर में कौन कौन से आते हैं? ये वाले आते हैं, ठीक है, और कौन से नहीं आते? वो ये नहीं आते, ठीक है। तो नॉट की लिस्ट तो बहुत छोटी है कि ये वाले नहीं आते, पर जो आपके वो आने वाली है जैसे सूट फॉर रिकवरी, ये सब इनकी लिस्ट जाता है। तो नॉट में तो आप ये इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड डिस्क्रिप्शन रीजन के ऊपर है। अ सिविल कोर्ट हैज जुडिक्शन टू ऑल ट्राई ऑल सिविल सूट। सिविल कोर्ट्स की जुडिक्शन होती है कि वो कोई भी आपका सिविल सूट को सिविल सूट को ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। द रीजन द कॉग्निजेंस ऑफ सिविल सूट शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड, बट शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड, जो बार्ड है, ठीक है, तो उनका नहीं कर सकते। तो अब हमें बताना है कि कौन सी चीज इसमें सही है। देखिए आर ए इज ट्रू, ए जो है वो ट्रू है, ठीक है, पर आर इज अ फॉल्स एक्सप्लेनेशन, यानी कि ए तो ठीक है पर आर गलत बताया है। क्यों? क्योंकि आर बता रहा है आपका, यहाँ लिखा हुआ था कॉग्निजेंस ऑफ सिविल सूट शुड बी एक्सप्रेसली बार्ड, और यहाँ पर है कि आपका एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं लिखा। यहाँ पर आपका एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं लिखा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इसका ये वाला पॉइंट गलत होगा। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ए आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर। इनमें से कौन सा जो है वो आपका राइट है, सिविल नेचर का राइट है? तो ये सारे के सारे राइट टू वर्शिप इन टेम्पल, आपका ऑफरिंग प्रोसेशन लिखा हुआ है, तो डी। इसका आंसर क्या है? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। देखिए रेस जुडिकाटा की जो बात करता है वो आपका सेक्शन 11 बात करता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो आपका बात करता है, वो आपका किस में बात करता है, कौन सा सेक्शन में बात करता है? तो सेक्शन डी में बात करता है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा किस में बात करता है? सेक्शन डी में बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
ए एन इंडियन सिटीजन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, एक इंडियन सिटीजन है वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में विद बी, अ यूएस सिटीजन बेस्ड इन यूएसए, किसके साथ करता है आपका, देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन है कि एक ए है, ठीक है, वो आपका एक इंडियन सिटीजन है, ए जो है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ए जो है वो आपका इंडियन सिटीजन है, एंटर टू इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट आता है बी के साथ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए जो है वो इंडियन सिटीजन है और बी जो है वो यूएस सिटीजन है बेस्ड इन यूएसए, और उसकी जो वो यूएसए में रहता है, ठीक है, सर्टेन डिस्प्यूट्स अराइज, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, एंड बी फाइल्स अ सूट, बी जो है वो फाइल कर देता है, सूट कर देता है, यानी कि जो यूएसए सिटीजन वाला है वो ए के ऊपर केस फाइल कर देता है, ठीक है, इन अ मैटर इन सिविल कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, कहाँ के मैटर में, सिविल कोर्ट की में कर देता है न्यूयॉर्क की, ए फाइल्स अ काउंटर क्लेम, ए जो है वो काउंटर क्लेम के सूट फाइल कर देता है, इन अ सेट सूट द सब्सिक्वेंटली ए फाइल्स अ सूट इन अ सेम मैटर इन द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इन न्यू दिल्ली, और वो न्यू दिल्ली में फाइल कर देता है, इट इज इट इज द लेटर कोर्ट बार्ड फ्रॉम द ट्रायल ऑफ द सिविल सूट, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि कौन इस केस का ट्रायल कर सकता है, देखिए, yes since yes since this will lead the multiplicity of the proceeding, yes since the filing counterclaim at A accepted, तो A और B तो नहीं है, ठीक है, A और B तो इसका आंसर नहीं है आपका, ठीक है, इसका अब देखा जाए और एक मिनट को टेक्निकल फॉल्ट हो गया, हाँ, नो बिकॉज नो पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन फॉरेन कोर्ट्स डज नॉट प्रिक्लूड अ कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट बेस्ड ऑन अ सेम कॉज ऑफ एक्शन, देखो इसमें क्या हुआ है कि आपका नो बिकॉज ऑफ पेंडेंसी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों ने अपने अपने स्टेट कंट्री में केस फाइल कर दिया, अब ये लिखा ए फाइल्स अ सूट इन अ सेम मैटर, ए ने फाइल कर दिया सेम मैटर को सिविल कोर्ट में, ठीक है, और कहाँ करा, न्यू दिल्ली में करा, तो क्या वो बार्ड हो जाएगा केस, तो आंसर है नो, नो बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, जो पेंडेंसी होगी वो सूट की इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड इंडिया ट्राइंग अ सिविल रूट बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, देखो इसमें हुआ क्या कि ए जो था, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन था, उसने न्यू दिल्ली में केस फाइल कर दिया, ठीक है, पर इसने केस बाद में फाइल करा है, बी जो था उसने न्यूयॉर्क में करा था, ठीक है, न्यूयॉर्क में केस फाइल कर दिया था, तो सिंपल सा की बात है, बी ने पहले केस फाइल करने वाला कौन था, बी था, यूएस सिटीजन था, इसने अपने न्यूयॉर्क में केस फाइल कर दिया, बाद में देखा देखी ए ने भी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपका फाइल कर दिया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपका केस लाया जा सकता है दो कोर्ट्स में, तो आंसर है नहीं लाया जा सकता, बट यहाँ पर क्या है कि ये फॉरेन कोर्ट है, ठीक है, ये जो न्यूयॉर्क की है वो फॉरेन कोर्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर न्यूयॉर्क में केस पेंडिंग है तो वो इस पर अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है, ऑब्जेक्शन एज प्लेस ऑफ सुइंग अंडर सेक्शन सीपीसी में बी, ऑब्जेक्शन एज अ प्लेस ऑफ सुइंग, ऑब्जेक्शन अगर कोई लगता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग का, यानी कि केस यहाँ नहीं यहाँ फाइल होना चाहिए था, वो उसका रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात करता है, तो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड आपका सेक्शन बात करता है डी, यानी कि सेक्शन 21 आपका ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बात करता है, देखिए सेक्शन 25 क्या बात करता है, सेक्शन 25 बात करता है पावर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स, यानी कि सुप्रीम केस ट्रांसफर करने की बात करता है, को किसकी पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है केस को इधर से उधर ट्रांसफर करने की, और सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है, और सेक्शन 20 बात करता है आपका कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड व्हेन द डिफेंडेंट्स रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, और 21 आपका बात करता है, सेक्शन 21 बात करता है कि ऑब्जेक्शन ऑफ जुडिक्शन, यानी कि जुडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन का, तो आंसर डी है इसका, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द रिट, आपका रेस जुडिकाटा जो किस पे अप्लाई नहीं होता है, कौन से रिट पे अप्लाई नहीं होता, तो वो आपका हैवियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता, तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है, बाकी इन सब पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, अंडर द सीपीसी a litigant having grievances of civil nature has a right of institution of civil suit if cognizance is, यानी कि आपका एक लिटिगेंट है उसे कोई ग्रीवेंसेस है सिविल नेचर कोर्ट से रिलेटेड, हैज राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट इफ कॉग्निजेंस इज, अब क्या है, एक्सप्रेसिव इम्प्लिसिटली बार्ड, तो यानी कि सेक्शन 9 में ये वाली बात लिखी हुई है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, all civil courts have jurisdiction to try all suit civil nature except suit
assumes that is expressly and comprehensively accepted unmedicated। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट। सारे देखिए इनमें सब में क्या है, इसमें एक्सप्रेसली भी आया हुआ है, इम्प्लाइडली बार्ड भी आया हुआ है। ठीक है, और सारे सिविल केस हो सकते हैं, पर कोई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है उन केस का नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई लेबर का केस है, वहां पर साफ लेबर एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लेबर से रिलेटेड मैटर होगा वो कहाँ आएगा, आपका लेबर कोर्ट में आएगा। पर किसी ने सिविल कोर्ट में फाइल कर दिया तो वहां हो सकता है क्या, आंसर इसमें वहां फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो एक्सप्रेसली बार्ड है, लिखकर बार्ड है, कोर्ट ने मना कर रखा है। When a suit is filed against a minor represent or by his guardian, the degree passed in a suit is, यानी कि मान लीजिए कोई अगर when a suit is filed against the minor, यानी कि केस फाइल हुआ against the minor के खिलाफ और रिप्रेजेंट उसके गार्डियन ने करा, द डिग्री पास इन अ सूट, अब उसमें कोई डिग्री आई है तो वो डिग्री क्या मानी जाएगी, वो डिग्री आपका मानी जाएगी विल बी ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, तो वो भी रेस जुडिकाटा पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि अब रेस जुडिकाटा की एक कंडीशन होती है कि सेम अगर कोई केस जो है, मान लो ये केस जो है वो डिसाइडेड हुआ है, वो क्या हुआ है, डिसाइड हुआ है। ठीक है, डिसाइडेड हुआ है यानी कि पास्ट टेंस में हो चुका है, और किनके बीच में हुआ है, सेम पार्टीज के बीच में साइड हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे दोबारा केस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर क्या कंफ्यूज करा इन्होंने, ये कहा कि एक्स जो है वो एक माइनर है। ठीक है, वो एक क्या है, माइनर है, और जो वाई के खिलाफ केस हुआ था, अब क्या है, उस एक्स माइनर था। ठीक है, और इसके बिहाफ पे केस कौन लड़ रही थी, इसकी मम्मी लड़ रही थी। ठीक है, मदर थी। ठीक है, मदर रिप्रेजेंट कर रही थी इस केस को। अब ये मेजर हो गया, अब वाई क्या करेगा, इसके खिलाफ क्या केस ला सकता है दोबारा, आंसर इस नो नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, ये मदर के बेस पे था, तो यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, बी। इफ अ राइट ऑफ और अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में अराइजेस, इनमें से कौन सी सिचुएशन अराइज होती है। The statute may create a specific forum of its enforcement. If no machinery is provided for the enforcement, civil court can entertain the suit. तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत A and B होगा, तो इसका आंसर क्या है, C। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ राइट ऑफ ए लाइबिलिटी, अगर क्वेश्चन सवाल उठता है कि राइट और लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई सवाल होता है, कोई सॉरी क्वेश्चन उठता है कि कोई अगर राइट और लाइबिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, कोई स्टैट्यूट यानी कि कोई कानून ने किसी के राइट और लायबिलिटी के ऊपर बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन में राइज, तो क्या सिचुएशन में राइज होगी। द स्टैट्यूट में क्रिएट, अब उस स्टैट्यूट यानी कि उस कानून में एक स्पेसिफिक फॉरम इन्फोर्स कर दिया। इफ देयर इज नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड द सिविल कोर्ट्स कैन एंटरटेन द सूट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये वाली बी वाली बात। देखो मान लो अगर कोई स्टैट्यूट ने यानी कि कानून में बोल रखा है कि ये राइट होंगे, ये ऑब्लिगेशंस होंगे, यानी कि राइट्स होंगे, ये ऑब्लिगेशन होंगे, पर मान लो आपका कोई दोनों में से कोई राइट एंड ऑब्लिगेशन नहीं लिख रखा, तो वो केस कहां जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अराइजेस होता है कि ये कोर्ट क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, मान लो उस पर लॉ साइलेंट है, ठीक है, तो वो केस कहां जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे लॉ साइलेंट है तो वो केस कहां जाएगा, आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन को डिफेंडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें नॉट ढूंढना, तो ये नॉट वाले में थोड़ा ध्यान से रखा करें नजर, is not an essential condition to bind the co-defendants। इसमें से कौन सी जो है वो co-defendant पे बात अप्लाई नहीं होती। The co-defendant must have always filed a written statement, यानी कि उन्होंने अपना joint written statement फाइल करो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, जो सेक्शन 11 का रेस जुडिकाटा है, इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन द को-डिफेंडेंट्स, यानी कि को-डिफेंडेंट्स है। को-डिफेंडेंट का मतलब है जैसे कि प्लेंटिफ 1 प्लेंटिफ 2, ठीक है, वर्सेस डिफेंडेंट 1 डिफेंडेंट 2 डिफेंडेंट 3। अब ये जो ये बाकी के हो गए, ये को डिफेंडेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन पे भी रेस जुडिकाटा होगा। ठीक है, अप्लाई होगा। पर अब मान लो इन्होंने आपका मस्ट हैव फाइल्ड जॉइंट रिटर्न स्टेटमेंट, तो अगर उन्होंने को डिफेंडेंट ने अगर अपना रिटर्न स्टेटमेंट जॉइंटली फाइल करा, यानी कि मान लो प्लेंटिफ का प्लेंट, ठीक है, वर्सेस डिफेंडेंट का डब्ल्यूएस। ठीक है, तो दोनों तीनों के डब्ल्यूएस आपके आने चाहिए, तीनों के डब्ल्यूएस आएंगे तो ही आपका रेस जुडिकाटा इन बाकी दो पे भी लगेगा। इनका अगर जॉइंट वो नहीं आया, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आया, तो इन पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए वाला। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। इन विच ऑफ द सेक्शन सिविल प्रोसीजर प्रोवाइडेड सूट ऑफ ए सिविल नेचर हैज बीन प्रोवाइडेड। आपका सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर वाला सेक्शन कौन सा बताता है, सेक्शन 9 बताता है। तो इसका तो आंसर सिंपल सा था, इसका आंसर 9 है, यानी कि बी।
इसका ए था, 108 का ए था। द सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड एक्सटेंड टू, अब जो सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन होते हैं वो, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है जैसे कि आपका एनसीएलटी है, एनसीएलटी वो कंपनी से डील करता है, तो यानी कि ये जो एनसीएलटी है वो कंपनी के मैटर्स डील करेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया। आपका जो लेबर कोड होती है, ठीक है, वो आपका लेबर से रिलेटेड केस देखेगी, तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये वाली बात कि ये ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। डीआरटी है वो रिकवरी से रिलेटेड रखती है नजर, जो आपका सारा एक्ट होता है उसके तहत जो आते हैं, तो ये सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब यानी कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डील करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा कि द सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट एक्सटेंड टू, ये कहां तक एक्सटेंड होता है, ऑल क्लेम्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ऑल क्लेम्स ऑफ सिविल नेचर यानी कि जितने भी सब्जेक्ट मैटर के होंगे वो सारे के सारे केस कहां चलेंगे, आपका ऑल क्लेम्स ऑफ ए सिविल नेचर अनलेस देयर कॉग्निजेंस, उसका कॉग्निजेंस जो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड का है। मान लो अभी के लिए मानिए एनसीएलटी नहीं बनी, ठीक है, मान लीजिए अभी एनसीएलटी नहीं बनी, तो कंपनी के केसेस कहां जाएंगे, आपका सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। पर जिस दिन एनसीएलटी बन गई उस दिन वो केस कहां जाएंगे, आपका एनसीएलटी में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई अगर कोई कानून से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, ठीक है, तो वो कहां बनेगा, आपको उसकी जुडिक्शन कहां बनेगी, सिविल कोर्ट में बनेगी, ठीक है, अनलेस एक्सप्रेसली बार्ड ना हो दो। विच कोर्ट कैन विदाउट एक्सेप्ट, इसका आंसर वैसे था आपका बी, ठीक है। वेदर कोर्ट कैन विदाउट एक्सेप्शन ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर, क्या कोर्ट की जुडिक्शन है या नहीं है, तो वो आपका सिविल केसेस देख सकती है। वेदर कोर्ट कैन विदाउट एक्सेप्शन ट्राई ऑल द सिविल नेचर को, तो आंसर है नो। देखिए क्या कह रहा है, क्या कोर्ट कैन विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन के बिना क्या ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, क्या सारे सिविल नेचर का केसेस दे सकती है, तो आंसर है ए, यानी कि नो। कोर्ट हैव ए जुडिक्शन टू ऑल suits of civil nature except suit the cognizance of which of the either expressly impliedly barred by virtue of, अब ये इसकी बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 9 में लिखी गई है। देखो सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है आपका प्रोविजनल ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, प्रोविजनल ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात करता है। और सेक्शन 8 बात करता है आपका कि सॉरी 8 बात करता है प्रेसिडेंसी ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स की बात करता है। 9 आपका बात करता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट, यानी कि सिविल नेचर कोर्ट के कौन से होते हैं। और 6 बात करता है आपका पेक्यूनियरी जुडिक्शन की बात करता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे क्या है आपका सी। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शन अंडर द सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी एज टू एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ, निकाल देना एक्सक्लूजन निकाल देना जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, द कोर्ट इज प्राइमरली सी द अमेंडमेंट्स इन मेड इन, कोई उससे अवेटमेंट्स यानी कि उस पर कुछ रिलेटेड कोई बात है तो वो कहां से देखी जाएगी, तो प्लेंट ओनली, यानी कि आपका प्लेंट ओनली। क्वेश्चन को समझेगा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 9, अगर ऑब्जेक्शन कोई देखना है, ठीक है, सेक्शन 9 से रिलेटेड कि एक्सप्रेसली बार्ड है या नहीं है, तो वो चीज कहां से देखी जाएगी कि उसका जुडिक्शन बन रही है नहीं बन रही सिविल कोर्ट की। प्राइमरली देखा जाना चाहिए कि प्लेंट में, ठीक है, कि प्लेंट में क्या बात लिखी गई है, ठीक है। प्लेंट को पहले जज जो साहब जो होंगे वो प्लेंट को डील करेंगे, तो इसका आंसर ए है। वेयर कॉम्प्रोमाइज वाज अराइव्ड बिटवीन द पार्टीज, अगर एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिटवीन द पार्टीज टू अ सूट बाय प्लेइंग फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन एंड डिग्री वाज पास विद द कंसेंट, अब और उसमें क्या होता है डिग्री भी पास हो जाती है, यानी कि मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज हुआ और वो जो कॉम्प्रोमाइज करवाया पार्टी के बीच में जोर जबरदस्ती के थ्रू करवाया गया दूसरी पार्टी के थ्रू, यानी कि ए और बी के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, ए ने बी की कनपट्टी पे बंदूक रख के करवाया और ठीक है कॉम्प्रोमाइज करवाया, ठीक है। अ डिग्री वाज पास विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, और पार्टी की कंसेंट से डिग्री पास भी हो गई। देन द अफेक्टेड पार्टी मे सेलेक्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स सेटिंग असाइड फ्रॉम द डिग्री, अब इसमें से कौन सी क्या करेगी, तो थ्रू सेकंड सूट फाइल करना पड़ेगा, यानी कि जो पार्टी होगी जिससे करवाया गया तो उसे क्या फाइल करना पड़ेगा, सेकंड सूट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है डी। Which one of the following alternative from setting aside a such degree on namely recourse, तो यानी कि क्या सेकंड सूट फाइल करना पड़ेगा, अपील नहीं जाएगी, रिवीजन नहीं जाएगी, रिव्यू नहीं जाएगा, सेकंड सूट जाएगा उस चीज का। द रूल ऑफ रेस सब जुडाइस प्रोवाइडेड सेक्शन 10 कोड, अब सेक्शन 1157 बात कर रहा है सब रेस सब जुडाइस। देखो रेस जुडिकाटा जो होता है वो डिसाइडेड केस पे लगता है और रेस सब जुडाइस जो है वो आपका पेंडिंग केसेस पे लगता है,
तो वो बात क्या कहता है, ये कहता है स्टे और द ट्रायल द सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि दूसरा केस नहीं लाया जा सकता। यानी कि मान लो कोई केस जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, ए और बी के बीच में, आपका लाहौर में, ठीक है, लाहौर में पेंडिंग है। अब जो बी है वो केस आपका दोबारा लेकर आना चाहता है न्यू दिल्ली में सेम केस बेस पे, ठीक है, ला सकता है वो? नहीं ला सकता। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर केस पेंडिंग है तो आप दूसरा केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा आपका? रेस सब्जुडाइस लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स बाय पार्टीज लिटिगेंट्स अंडर द सेम टाइटल, एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स यानी कि दो केस चल रहे हैं बाय पार्टीज, ठीक है, one previously instituted which is pending at present and the other filed later, wherein the matter is in issue subsequently filed such is directly and substantially in issue in other end। यानी कि सिंपल सी बात है, दो केस है, एक केस पहले लाया जा चुका है, दूसरा केस बाद में फाइल करा गया, ठीक है। तो उस पर क्या लगेगा? उस पर आपका सेक्शन 10 लगेगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर। अब सीपीसी सेक्शन 10 क्या बात करता है? सेक्शन वो बात करता है स्टे ऑफ सूट, ठीक है। और कौन से सूट्स पे स्टे की बात करता है? सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि सेकंड केस नहीं लाया जा सकता सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, अगर केस वो पेंडिंग है तो, ठीक है, और डिसाइडेड हो चुका है तो रेस जुडिकाटा वाली बात आ जाती है। अब सेक्शन 118 क्या कहता है? एन ऑर्डर ऑफ अ स्टे अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी occurred when the court appointed a receiver, और कोर्ट ने एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया आफ्टर द स्टे ऑफ द सूट, इज इट अ प्रॉपर? क्या वो प्रॉपर है? तो आंसर यस। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ऑर्डर ऑफ अ स्टे ऑफ सूट, एक सूट पे स्टे लगा हुआ है, ठीक है, अकर्ड हुआ, देन द कोर्ट अपॉइंटेड अ रिसीवर, तो कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया आफ्टर द स्टे ऑफ द सूट, स्टे ऑफ द सूट केस के स्टे के खत्म होने के बाद, तो क्या वो माना जाएगा? तो आंसर है यस, ए इसका आंसर। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई व्हेन द प्रीवियस केस सूट इज पेंडिंग। कहां पर आपका? इसका आंसर है इन अ फॉरेन कोर्ट्स, यानी कि अगर मान लो फॉरेन कोर्ट्स में है तो वहां पर सेक्शन 10 का अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इंडिया की कोर्ट में ही होना चाहिए। मान लो जैसे वही बात है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो रहता था वो न्यू दिल्ली में रहता था, बी जो था वो न्यूयॉर्क में रहता था, ठीक है। अब बी ने क्या करा? अपना न्यूयॉर्क में केस फाइल कर दिया, तो ये फॉरेन कोर्ट हो गई, ठीक है, 25 में आ गई है। अब जो ए ने जो करा वो आपका न्यू दिल्ली में करा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपका सेक्शन 10 अप्लाई होगा? रेस सब्जुडाइस अप्लाई होगा? तो आंसर इज नो, वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बी है इसका आंसर। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी कैन कम इनटू ऑपरेशन। आपका सेक्शन 10 कब आया था? ये क्या बेवकूफ वाले सवाल है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली जुडिशरी में भी आया हुआ ये सवाल, ठीक है, कि सेक्शन 10 कम इनटू ऑपरेशन। अच्छा, थोड़ा सा सही है ये। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन सब्सिक्वेंट सूट, तो ये आपका केस तो आप लाया जा सकते हो, पर उसमें आप इश्यूज फ्रेम नहीं करवा सकते, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज नहीं हो सकते। तो आंसर इसका क्या है? सी है, ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू, सेक्शन 10 जो है वो आपका सीपीसी बहुत वो है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी बात करता है? सेक्शन सी की बात कर रहा है, स्टे ऑफ सूट की बात कर रहा है। लेट्स सब्जुडाइज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मींस अंडर द, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मींस अंडर कंसिडरेशन ऑफ ए कोर्ट लॉ। अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मींस, अब इसमें कौन सी टर्म यूज करी जाती है? तो इसमें टर्म रेस सब्जुडाइज वाले मैटर करा जाता है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। Whether the pendency of a suit in a foreign courts will precluded the court in India for trying a civil suit founded on the same cause of action, तो आंसर है इसका बी, नो। अगर सिविल कोर्ट में मतलब वहां अलग फाइल हुआ है तो वहां पर रेस सब्जुडाइज नहीं लगेगा। Which of the following is not an essential condition of applicability of the subjudice? इनमें से कौन सी चीज जो है वो रेस सब्जुडाइज में अप्लाई नहीं होगी? तो इसमें द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेम कॉज ऑफ शुड बी सेम इन द बोथ ऑफ द सूट्स, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो है, देखो पहले तो हमें तो नॉट ढूंढना है, एसेंशियल कंडीशन क्या नहीं है सब्जुडाइज की। तो यहां पर क्या है? द सूट मस्ट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कॉज ऑफ एक्शन शुड बी द सेम इन बोथ सूट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, बस डी जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है।
Section 10 of CPC, a court during the pendency of a civil suit before it shall not proceed to try through many entertain second suit. तो इसका आंसर क्या है? सी. Which of the following CPC lays down res judice? इनमें से कौन सी चीज जो है वो आपका सब जुडाइस से रिलेटेड डील करता है? तो यहाँ पर क्या है कि आपका रेस सब जुडाइस से रिलेटेड डील करता है आपका सेक्शन 10 डील करता है, और सेक्शन 15 डील करता है आपका कोर्ट स्विच मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, कहाँ इंस्टीट्यूट होने चाहिए. 13 बात करता है आपका कि 13 बात करता है आपका व्हेन फॉरेन जजमेंट्स नॉट कंक्लूसिव, जो आपकी कंक्लूसिव नहीं होगी, कब फॉरेन जजमेंट्स आपकी मान्य नहीं होगी कोर्ट में. ठीक है, इंडियन कोर्ट्स में. 11 रेस जुडिकाटा की बात करता है, 10 सब जुडाइस की बात करता है. अगला क्वेश्चन है, ए द टेनेंट फाइल्स अ सूट इन फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट बी. ए है वो एक टेनेंट है. टेनेंट का मतलब आपका वो है, टेनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, किराएदार है. ए जो है वो आपका किराएदार है. फाइल अ सूट, वो एक सूट फाइल करता है फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन. परमानेंट इंजंक्शन मतलब निकाल देने का. अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट. The landlord for and not dispossessed except by the due to process of law pleading that B is planning for forcefully dispossessing him during the pendency of above suit. B attempt to forcefully dispossess. A files another suit for injunction. अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो दोबारा एक केस कर देता है. देखो इसमें क्या हुआ है, ए जो एक टेनेंट है, ठीक है, वो एक केस फाइल करता है बी के खिलाफ अगेंस्ट बी. जो बी जो है वो क्या है, लैंडलॉर्ड है. ठीक है, एंड नॉट टू डिस्पोसेस, और ए के खिलाफ बी क्या केस फाइल करता है कि मुझे निकाला ना जाए. ठीक है, रोका जाए बी को, लैंडलॉर्ड को, कि मुझे घर से निकालने से रोका जाए. एक्सेप्ट बाय द ड्यू टू प्रोसेस ऑफ प्लीडिंग दैट बी इज प्लानिंग टू फोर्सफुली डिस्पोसेस. बी जो करता है वो प्लानिंग करता है, लैंडलॉर्ड जो है वो प्लानिंग करता है फोर्सफुली डिस्पोसेस करूंगा इस घर से. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अबव सूट, ऊपर वाला जो केस ए ने जो बी पे करा था वो पेंडिंग था. बी अटेम्प्ट टू फोर्सफुली, बी जो होता है वो अटेम्प्ट करता है फोर्सफुली निकालने का ए को. ए फाइल्स अनदर सूट फॉर इंजंक्शन. ए जो है वो दूसरा केस फाइल कर देता है इंजंक्शन का. तो यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर हुआ है आपका आंसर क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा मेरे हिसाब से द रूल ऑफ जस्टिस विल अप्लाई. तो यहां पर क्या होगा, रेस सब्जुडाइज अप्लाई होगा. अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द केस ऑफ रेस, इसका आंसर तो वैसे आपका बी था, द रूल ऑफ रेस सब्जुडाइज विल अप्लाई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इन द केस ऑफ रेस सब्जुडाइज अंडर सेक्शन 10 सीपीसी द कोर्ट कैन, सेक्शन 10 के तहत आपका रेस सब्जुडाइज के तहत क्या कर सकती है कोर्ट. तो यहाँ पर क्या है, पास इंट्रीम ऑर्डर्स भी पास कर सकती है, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन भी कर सकती है, अपॉइंट ऑफ रिसीवर भी कर सकती है सेक्शन 10 में. ठीक है, सब्जुडाइज वाले मैटर में. ठीक है, तो डी है इसका आंसर. ठीक है, which is the correct essential condition for applicability of subjudice. क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी, एसेंशियल कंडीशन है सबजुडाइज की. तो सबजुडाइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका द मैटर इन इशू इन दी सब्सिक्वेंटली सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इशू में है वो मैटर इन द प्रीवियस सूट में. ठीक है, द पार्टी मस्ट बी लिटिगेंट अंडर द सेम टाइटल ऑफ द बोथ द सूट्स. और पार्टी दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी सेम होनी चाहिए. ठीक है, दूसरे केस में. ठीक है, और यहाँ क्या है कि आपका द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट से रिलेटेड होना चाहिए डायरेक्टली और सब्सटेंशियली. तो इसका आंसर क्या है, सी. द टर्म रेफ सब्जुडाइज मींस, अब टर्म जो है रेफ सब्जुडाइज वो इसका मतलब क्या होता है, स्टे ऑफ द सूट, यानी कि स्टे ऑफ द कोर्ट. तो इसका आंसर ए है. what is stay under section 10 of CPC. सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी किस रिलेटेड बात करता है, ट्रायल ऑफ सूट से रिलेटेड बात करता है. और ट्रायल कब शुरू होता है, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. ठीक है, उससे पहले का कुछ भी कर सकते हैं, पर आपका ट्रायल ऑफ सूट पे बार्ड होता है. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सीपीसी आर. सेक्शन 10 सीपीसी क्या है आपका, वो है मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन नेचर का. अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी a suit is foreign court, Indian courts trying a suit founded on a same cause of action. क्या कर सकती है उसको ट्रायल. तो इसका आंसर है आपका आर नॉट प्रोक्यूटेड फ्रॉम, उसे प्रोक्यूट नहीं करा गया. मान लो कोई अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे एक केस जो है वो न्यूयॉर्क में फाइल हुआ है,
ठीक है, न्यूयॉर्क में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या सेम काउंटर क्लेम के लिए आप यहाँ पर भी केस डाल सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। रेस ऑफ जुडाइस मींस, रेस ऑफ जुडाइस का मतलब होता है स्टे ऑफ सूट, तो इसका आंसर क्या है? बी। अब होता है द रूल ऑफ रेस ऑफ जुडाइस इंप्लाइज, अब रेस ऑफ जुडाइस आपका किस पे लगता है? तो ये इसका आंसर है आपका वेयर द सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग, सेम सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टीज, एडजुडिकेशन होना है उनमें सेम पार्टीज के बीच में, निर्णय होना है, ठीक है, सेम पार्टीज के बीच में। द अदर कोर्ट इज पार्ट, तो दूसरा कोर्ट पार्ट हो जाएगा एंटरटेन द केस सो लॉन्ग द फर्स्ट सूट गोज ऑन, अगर वो केस पहला चल रहा है, तो ये इसका मेन। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 135 की एक समरी दे दी है यहाँ पर। ठीक है, अ बैंक ऑफिसर गॉट कंपल्सरी रिटायर्ड इन 2014, एक बैंक ऑफिसर था, ठीक है, वो ऑफिशियली, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ए बैंक ऑफिसर गॉट कंपल्सरी रिटायरमेंट इन 2014, एक बैंक ऑफिसर था वो कंपल्सरी रिटायर्ड होना था 2014 में। सिंस द बैंक अथॉरिटीज डिड नॉट रिलीज द लीव इनकैशमेंट इन हिज फेवर, तो जो बैंक था उसकी लीव इनकैशमेंट उसके फेवर में नहीं करी, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन 2001 इनटू रांची हाई कोर्ट में, तो वो क्या करता है, रिट पिटीशन फाइल करता है रांची हाई कोर्ट में फॉर द सेम एंड आल्सो इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, और अनपेड अमाउंट के लिए। द रिट पिटीशन वाज डिस्पोज बाय लर्नेड सिंगल जज, और वो जो उसका डिस्पोज ऑफ होती है, ठीक है, और वो सिंगल जज के द्वारा सुनाई जाता है। इन दिसंबर 2018 डायरेक्टिंग द बैंक टू रिलीज प्रिविलेज लीव इनकैशमेंट बेनिफिट्स ऑफ द पिटिशनर एक्सटेंड द, तो कोर्ट डायरेक्ट करती है 2018 में बैंक को कि इसकी प्रिविलेज लीव इनकैशमेंट इसके फेवर में सुनाई जाए, वाज एंटाइटल्ड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, जो कानून है उसकी तरह, सर्टेन पीरियड के तरह। द प्रेयर ऑफ द इंटरेस्ट वाज नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड बाय द कोर्ट, और उसकी जो प्रेयर होती है वो स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं करी था। द बैंक फाइल एन अपील, अब बैंक क्या करता है यहाँ पर एक अपील फाइल कर देता है अगेंस्ट द ऑर्डर। द डिवीजन बेंच ऑफ रांची हाई कोर्ट इन फरवरी 2019 डिक्लाइन द एडमिट ऑफ द अपील। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रांची हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच होती है, डिवीजन बेंच में यानी कि 2 जजेस बैठते हैं, ठीक है, यहाँ सिंगल जज बैठा था और यहाँ पर डिवीजन बेंच में 2 जजेस बैठे थे, ठीक है, डिक्लाइन कर देते हैं उनकी अपील को सुनने से। द बैंक अथॉरिटीज रिलीज द लीव इनकैशमेंट इन फेवर ऑफ द पिटिशनर, हाउएवर फाइल अ रिट पिटीशन अगेंस्ट द, ए जो है वो एक रिट पिटीशन फाइल कर देता है अगेन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक टू डिस्पर्स द इंटरेस्ट टू ए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% एनम ऑन लीव इनकैशमेंट लीज बैंक। ठीक है, रिलीज, एक मिनट, द बैंक अथॉरिटीज रिलीज द लीव इनकैशमेंट इन फेवर ऑफ द पिटिशन, हाउएवर ए जो एक और केस फाइल कर देता है, पिटीशन फाइल कर देता है डायरेक्टिंग टू बैंक कि बैंक को डायरेक्ट करा जाए टू डिसबर्स इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट भी दिया जाए टू ए को उसको 80% एनएम के साथ ऑन द लीव इनकैशमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, पिटीशन इज कवर्ड अंडर, अब ये पिटीशन जो है वो किसके अंडर कवर्ड है, ये आपका है सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सीपीसी। अभी किसका सेक्शन 2, देखो यहाँ पर किसका ये बोला गया रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 का सेक्शन 5 का। देखो इसमें क्या हुआ है कि देखो सेक्शन एक्सप्लेनेशन 5 कहता क्या, एक्सप्लेनेशन 5 कहता है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट expressly granted by the degree shall for the purpose of this section be deemed to the being refused। तो उस पर अगर मान लो आपने कोई रिलीफ मांगा है, ठीक है, आपने ये 2 रिलीफ मांगे, उस पर कोर्ट ने आपको कोई रिलीफ नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि उससे कोर्ट ने नकार दिया, उस रिलीफ को कोर्ट ने नकार दिया, ठीक है, तो कोर्ट में सिंपल सा ये बोला गया, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये था। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मर सूट डिनोट्स, अब यहाँ फॉर्मर सूट सेक्शन 9 से सेक्शन 11 से रिलेटेड बात करा, अब फॉर्मर सूट डिनोट सेट, यहाँ पर सेक्शन 11 में क्या बताया गया, अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन, यानी कि वो डिसाइडेड हो चुका है, तो देखो रेस जुडिकाटा के लिए क्या है कि वो पहले डिसाइड हुआ, ठीक है,
इज वेदर और नॉट इज इंस्टीट्यूट प्रायर देयर टू, क्या वो हुआ या ना हुआ, तो इसका आंसर है ए, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका आंसर ए है। द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, क्या रेस जुडिकाटा ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन, क्या एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस, कि एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 11, वो किस में बताया गया, एक्सप्लेनेशन 4 में बताया गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है, तो सी है इसका आंसर, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बात क्या करता है, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बात करता है कि एनी मैटर व्हिच might and ought to have been made ground of defense or attack in such form the suit shall be deemed to have been made directly or substantially in issue, ठीक है, तो इससे रिलेटेड बात करता है। जजमेंट एंड डिग्री पास बाय द कोर्ट व्हिच लैक इनहेरिएंट जुडिक्शन, मान लीजिए कोई जजमेंट और डिग्री पास करी गई है लैक ऑफ इनहेरिएंट जुडिक्शन के बेस पे, तो वो क्या मानी जाएगी, तो वो इज अ नलिटी, वुड नेवर बी ऑपरेट रेस जुडिकाटा, उस पर कोई रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, उसकी नलिटी है, ठीक है, और कैन बी चैलेंज इन सब्सिक्वेंट सूट, और उसे चैलेंज करा जा सकता है सब्सिक्वेंट सूट में भी, ठीक है, तो इसके सारे ही आंसर है, इसका आंसर डी है, ठीक है। अगर कोई इनहेरिएंट पे मारी करी गई है तो वो नलिटी मानी जाएगी, उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, और वो सब्सिक्वेंट सूट में भी चैलेंज करा जा सकता है। सीपीसी बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैन बी इन्वोक किस पे लगाया जा सकता है आपका, ऑल्सो इन सब्सिक्वेंट स्टेज और प्रोसीडिंग, यानी कि कोई मैटर है इन सब्सिक्वेंट स्टेज पे एट द सेम पॉइंट, तो इसका आंसर बी है। रेस जुडिकाटा में ऑपरेट्स बिटवीन, अब रेस जुडिकाटा किस पे लगता है, आपका लगता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट भी लगता है, को प्लेंटिफ पे भी लगता है, को डिफेंडेंट पे भी लगता है, और सब पे लगता है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू को डिफेंडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन टू बाइंड ऑन द कोर्ट, कि दोनों का रिटर्न मस्ट कि दोनों का रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो साथ में होना, नहीं, मस्ट हैव बीन फाइल्ड देयर रिटर्न स्टेटमेंट, तो ए है इसका आंसर, ठीक है। इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज, आपका सूट डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा कहां अप्लाई होती है, तो ये होती है आपका द सूट लायबल टू बी डिसमिस, यानी कि वो डिसमिस हो जाएगा अगर कोई रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्राइन किसी केस में लग रहा है, तो इसका आंसर ए है। ए फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट ही इज entitled to certain land as a hire of a C, the suit is dismissed and subsequently suit is claimed on the basis of adverse possession and subsequently suit is part। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।